टुडेज टॉपिक इज फूड वेब और इसके बारे में लिखिए इट इज द इंटरेक्शन या फिर इंटरकनेक्शन it is the interconnection between डिफरेंट फूड चेन। अलग अलग फूड चेन के बीच में जो इंटरकनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसे हम लोग फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, और फूड वेब जो है ये आपके फूड चेन से लार्ज हो सकता है। हेलो, हाँ जी, हेलो। चलिए देखिए, हम लोग वापस अपना टॉपिक पे आते हैं और ये है फूड वेब। तो फूड वेब के बारे में हमने आपको बताया कि फूड वेब का मतलब है इंटर रिलेशनशिप या फिर इंटर कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट फूड चेन। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो फूड चेन है ये क्या रहेगी, फूड चेन एक नेटवर्क होगा। सॉरी, फूड वेब एक नेटवर्क है डिफरेंट फूड चेन का। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज अ लार्ज network it is a large network of different फूड चेन। ये अलग अलग फूड चेन का, डिफरेंट फूड चेन का एक लार्ज नेटवर्क है जिसे हम लोग फूड वेब कहते हैं। ठीक है, तो फूड वेब में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड वेब और फूड चेन के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। एक सेकंड बच्चों, होल्ड करिएगा बस। चलिए, तो ये हो गया हमारा फूड वेब। अब एक आपको करना है यहाँ पर, फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंस क्या होता है। तो हम एक डिफरेंस बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम लोग फूड चेन और यहाँ लिखते हैं हम लोग फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब। तो इसमें यदि डिफरेंस बनाए तो देखिए, फूड चेन को हम लोग समझ चुके हैं, बहुत सिंपल है ये। फूड चेन का मतलब है सीक्वेंस, इसमें हम एक सीक्वेंस की बात करते हैं। और फूड चेन में हमारे पास 4 या 5 पॉपुलेशन या फिर हम बोल सकते हैं 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल इसके अंदर हो सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज के। तो फूड चेन में क्या होगा, इट हैज 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल। इसमें 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। जबकि फूड वेब की यदि बात करेंगे तो फूड वेब के अंदर कई सारे या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। तो इट हैज मैनी ट्रॉफिक लेवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इसमें अलग अलग स्पीसीज के कई सारे ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। इसके अलावा यदि देखेंगे, फूड चेन की बात करेंगे तो फूड चेन जो है ये क्या बताता है, ये एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी मिलेगी। तो इट इज अ द सीक्वेंस, इट इज द sequence of eating and being eaten
between the living organism, between the living organism। और यदि फूड वेब की बात करेंगे तो फूड वेब में क्या दिखाया जाएगा? फूड वेब इंटरकनेक्शन है फूड चेन का। इट इज द इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन। ये फूड चेन का इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फूड चेन है वो फूड वेब का पार्ट हो सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ फूड वेब। फूड वेब का पार्ट है, जबकि जो फूड चेन है इट कंटेन, जो फूड वेब है ये कहेगा इट कंटेन फूड चेन। फूड वेब के अंदर कई सारी फूड चेन हो सकती हैं। और हम एक बात और देख सकते हैं कि जो फूड चेन है ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में कोई हेल्प नहीं करता, जबकि फूड वेब जो है ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ऐसी स्पीसीज को ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है जो खत्म होने वाली हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इट डू नॉट हेल्प टू इंक्रीज, it do not help to increase population of endangered species। जबकि जो फूड वेब है, फूड वेब जो है it help to increase population of endangered species। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फूड वेब, और हमने फूड वेब और फूड चेन के अंदर डिफरेंस भी समझ लिया। तो यदि इसमें किसी को कोई डाउट है फूड वेब और फूड चेन लॉ, जैसे हमने जब फूड चेन को बनाया था तो फूड चेन बनाने के बाद मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल समझाया था कि भाई ट्रॉफिक लेवल क्या क्या होते हैं। और ट्रॉफिक लेवल में हमने देखा था कि उसमें एनर्जी जैसे प्रोड्यूसर के पास है, प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर में गई, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और हर बार जो एनर्जी है वो 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल को मिलती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं 10% लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है 10% लॉ। 10% लॉ। 10% लॉ का मतलब ये है, ये किसने दिया था सबसे पहले? तो इट इज गिवन बाय लिंडमैन। ये दिया था लिंडमैन ने, लिंडमैन ने दिया था। और कब दिया था? 1942 में। और लिंडमैन ने ये बताया, इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी फ्लो है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बोलिए कशिश, बोलिए कशिश। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल one trophic level to next trophic level is about 10% 10% of
टोटल एनर्जी अवेलेबल इन प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल में जितनी एनर्जी है उसकी 10% अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगी। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो, जैसे आपके पास ये है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये हो गया फर्स्ट लेवल हो गया। इसके बाद ये हो गया सेकेंड लेवल, ये हो गया आपका थर्ड लेवल। ठीक है, तो 3 लेवल हैं, सेकेंड और ये। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मान लो एनर्जी है यहाँ पर 1000 जूल, तो सेकेंड वाले को कितनी मिलेगी? इसका 10% निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? 100 जूल। और थर्ड को कितनी मिलेगी? 10 जूल। अब मान लीजिए फोर्थ भी आ गया यहाँ पर, इसको कितनी मिलेगी? 1 जूल। तो हर बार क्या हो रहा है, जो 10% एनर्जी है वही अगले ट्रॉपिक लेवल को मिल रही है। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं हम लोग 10% लॉ। 10% लॉ ये कहता है कि जो एनर्जी है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगी, वो पिछले ट्रॉपिक लेवल के टोटल एनर्जी का 10% ही अगले ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल होती है। इसको बोलते हैं 10% लॉ, और ये किसने दिया था? गिवन बाय लेंडमैन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ये लिख लीजिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दीजिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे एनर्जी फ्लो को। अब हम देखते हैं एनर्जी फ्लो। देखिए, अब बात करते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो, यदि जो एनर्जी फ्लो की बात करेंगे तो एनर्जी फ्लो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो एनर्जी है वो किस तरह से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, और जो मेन सोर्स है एनर्जी का, उससे एनर्जी किस तरह से आगे ट्रांसफर होती है। तो इसको ना हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। देखिए, जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो है सन। मेन सोर्स सन है एनर्जी का। सन से जो एनर्जी आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है, ये है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, ठीक है। और ये बात हम आपको बता ही चुके हैं, सोलर एनर्जी में जो रेडिएशन प्लांट के लिए अवेलेबल होगी उसको बोलेंगे PAR, ये हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, सन से जो एनर्जी आ रही है उसे कौन रिसीव करेगा? उसे रिसीव करेंगे प्रोड्यूसर। सन से एनर्जी आई और ये किन्होंने रिसीव करा? ये हो गए प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो जो सोलर रेडिएशन है, एनर्जी है, ये प्रोड्यूसर रिसीव करेंगे। प्रोड्यूसर में कौन आ जाएंगे के पास में? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे प्रोड्यूसर? ग्रीन प्लांट्स कैप्चर only 1% of active solar radiation। वो एनर्जी जिसके अंदर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसका 1% ही प्लांट क्या करेगा? कैप्चर करेगा। ठीक है, 1% कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? 1% कन्वर्ट कर देगा वो
बायोमास के अंदर, यानी कि ग्लूकोज बनाएगा। अब इस 1% का क्या होगा, प्रोड्यूसर को कंज्यूम कौन करेगा, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर। एनर्जी गई अब किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर। तो जब प्राइमरी कंज्यूमर में इससे एनर्जी आएगी तो कितना जाएगा, इसके पास जाएगा 10%। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद कहाँ गई एनर्जी, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में। इसको कितनी मिलेगी, 1%, सॉरी 10%। जो अगला आएगा प्राइमरी के बाद, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा, इसको कितनी एनर्जी मिलेगी, सेकेंडरी कंज्यूमर को भी मिलेगी जो इसका 10% आएगा, 10%। तो यहां से चलेगी एनर्जी थर्ड ट्रॉफिक लेवल में, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और फिर इससे एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी तो आ जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। और इस टर्शरी कंज्यूमर के पास भी कितनी एनर्जी आएगी, 10%। और ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पर हर ट्रॉफिक लेवल में आप देख रहे हैं कि कितनी कितनी आई जा रही है, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए एनर्जी अवेलेबल है। और ये हो गया आपका एनर्जी का फ्लो। एनर्जी कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी फ्लो हमेशा कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख देते हैं, एनर्जी फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल। और जो ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल में जितना नीचे रहेगा उसको एनर्जी उतनी ज्यादा अवेलेबल होगी। तो यहां लिख दीजिए नोट करके ये पॉइंट, दी organisms which are at lower trophic level the energy availability is more। उनके अंदर एनर्जी अवेलेबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये हो गया आपका एनर्जी फ्लो। तो ये आप डायग्रामेटिकली बना लें, ये पॉइंट लें एनर्जी फ्लो के अंदर। यही रीजन है, एनर्जी फ्लो का ही रीजन है कि जो फूड चेन है वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल की ही होती है। इससे ज्यादा बड़ी अगर फूड चेन होगी तो क्या होगा, तो एनर्जी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती जाएगी। इसको आप बनाएं, फिर इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन हम करते हैं। डन, सभी ने बना लिया होगा ये। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लिखें आप सभी। लिखिए, ग्रीन प्लांट्स, एक क्वेश्चन लिखें, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस अराउंड 10,000 green plants produce around 10,000 joule बायोमास और एनर्जी। बायोमास को तो हम किलोग्राम में लिखेंगे, यहाँ पर आप एनर्जी लिख लीजिए, 10,000 जूल एनर्जी।
then calculate the amount of energy available for number A, animals of quaternary consumer. Number A, animals for quaternary consumer. Number B, animals for second trophic level. Number C, animals for fourth trophic level. तो तीनों के लिए बताइए क्या एनर्जी अवेलेबल होगी। सभी ने क्वेश्चन लिख लिया है, सॉल्व करिए इसको और आंसर करिए। प्लांट ने 10,000 जूल एनर्जी बनाई है, तो आपको बताना है क्वाटरनरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी मिलेगी पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में बताना है सेकंड ट्रॉपिक लेवल को कितनी मिलेगी, और थर्ड पार्ट में बताना है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को कितनी मिलेगी। बोलिए भाई, कैसे करेंगे, क्या होगा इसका आंसर? अच्छा हाँ बोलिए, क्या आंसर होगा, बोलो श्वेता। सर फर्स्ट वाले में क्वाटरनरी कंज्यूमर का 100 जूल, और सेकंड ट्रॉपिक लेवल वाले का 1000 जूल, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल का 1 जूल। फोर्थ ट्रॉपिक का कितना बताया? 1 जूल। फोर्थ वाले को 1 जूल, और ए वाले का क्या बताया आपने, क्वाटरनरी वाले का 100 जूल। 100 जूल 100। और आपने सेकंड ट्रॉपिक का कितना बताया है? 1000 जूल। सर मैं बताऊं? सर फर्स्ट ये वन, हाँ बताओ बताओ बताओ, बोलो 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 बोलो, सर एक एक करके बोलो। सर क्वाटरनरी कंज्यूमर को मिलेगा 0.1 जूल, और 0.1 जूल क्वाटरनरी को, ठीक है। और सेकंड ट्रॉपिक लेवल को मिलेगा 100 जूल, और इसको 100 फोर्थ मिलेगा, को ठीक 1 है। जूल, फोर्थ को और 1 फोर्थ मिलेगा। को और 1 कोई? जूल। फोर्थ वाले को इसको 1 जूल मिलेगा। और कोई? मुझे एक बात बताइए, प्रोड्यूसर के पास कितनी है? 10,000 जूल है, इसका 10% कितना आएगा? 10% निकाल दो इसका। 1000। ऐसे निकालेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 1000। तो यानी कि जो हमारा ये है, इसको कितनी मिल गई? इस वाले को मिल गई 1000, तो इसको कितना मिल गया? 1000 जूल। 1000 जूल। अब 1000 का 10% किसको जाएगा? इस वाले को जाएगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल को। तो ये कितना हो जाएगा? 100 जूल। 1000 का 10% निकाल दो, तो कितना आ जाएगा? 100 जूल, ठीक है। अब फोर्थ वाले को कितना मिलेगा, बताइए कितना आएगा? 1 जूल। ये कितना देगा? 1 जूल या 10 जूल? भाई 10 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 10 जूल। तो इसको मिलेगा 10 जूल, और इसके ऊपर एक और रहेगा क्वाटरनरी कंज्यूमर, इसको कितना मिलेगा? 10 का निकालो आप, 10% कितना आ जाएगा? मिलेगा 1 जूल। तो आंसर क्या रहेगा? ए वाले का हो जाएगा 1 जूल, और बी वाले का क्या हो जाएगा? 1000, और सी वाले का क्या हो जाएगा? 10 जूल, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें, तो इसको सॉल्व करें। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स।
पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पिरामिड में आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड होता है कहाँ पर, और कौन सा जो है वो स्ट्रेट होता है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इकोलॉजिकल पिरामिड। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड। तो देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या बताते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये किसी एक इकोसिस्टम में ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये क्या है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है किसी भी एक इकोसिस्टम में, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन का। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं उसकी डेफिनेशन, लिखो। इट इज ए graphical representation, it is a graphical representation of trophic structure of an ecosystem, किसी भी इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मींस ट्रॉफिक लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अब देखो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इसमें सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर का पिरामिड देखते हैं। नंबर के पिरामिड को जो है ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल on each trophic level, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है पिरामिड ऑफ नंबर। ये हम दो जगह देखेंगे। देखो एक तो हम देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यदि देखोगे तो इसमें कैसा पिरामिड आएगा, इसमें आपका अपराइट पिरामिड आएगा। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे नीचे ये होगा प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है, उसके बाद हो जाएंगे ये प्राइमरी कंज्यूमर, इनका नंबर प्रोड्यूसर से कम रहेगा। उसके बाद आ जाएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, इनका नंबर प्राइमरी से कम होगा। फिर सेकेंडरी के बाद आ जाएंगे आपके पास टर्शरी कंज्यूमर, इनका नंबर इससे भी कम होगा। टर्शरी कंज्यूमर हो गए। तो प्रोड्यूसर में कौन कौन हो सकते हैं, प्रोड्यूसर में आपके पास आ जाएगा ग्रास, इसके बाद कौन आ गया, इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा आपका, फ्रॉग आ गया। और टर्शरी में क्या आ जाएगा आपके पास, टर्शरी में पास स्नेक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है, सबसे ज्यादा नंबर है ग्रास का, फिर ग्रास के बाद इंसेक्ट, फिर फ्रॉग और फिर स्नेक। तो जैसे हम पिरामिड ऑफ नंबर में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म के नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पिरामिड है ये कैसा है, ये पिरामिड है आपका
pyramid of number in grassland ecosystem। और ये कैसा है? इट इज अपराइट पिरामिड। ये अपराइट पिरामिड है, सीधा पिरामिड बनेगा यहाँ पे, इस तरह से बनेगा ये। ऐसा बनेगा, देख लीजिए बना के कुछ आया, ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आपका अपराइट पिरामिड आएगा। ठीक है, तो पहला हो गया पिरामिड ऑफ नंबर ऑन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नंबर में पहला हो गया ग्रासलैंड पर। दूसरा पिरामिड हम देखते हैं नंबर के अंदर ही, ये देखेंगे हम ट्री में। तो यदि ट्री में देखोगे आप तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ट्री में ये पिरामिड इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। ट्री के अंदर ये हो गया प्रोड्यूसर, हाँ इसको हम ट्री लिखते हैं, ट्री हो गया। ट्री से ज्यादा नंबर किसका होगा? ट्री से ज्यादा नंबर रहेगा बर्ड्स का, और बर्ड से ज्यादा नंबर किसका रहेगा? बर्ड से ज्यादा नंबर रहेगा पैरासाइट का। यानी कि यहाँ पर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि भाई प्रोड्यूसर्स सबसे कम हो गए। इसको यहाँ बना देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ बना देते हैं नीचे। इसको ना यहाँ बना रहे हैं नीचे। प्रोड्यूसर हो गए, इनका नंबर सबसे कम है। प्रोड्यूसर से ज्यादा कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर, और उससे ज्यादा क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये कैसा आएगा? ये पिरामिड कुछ ऐसे बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा पिरामिड बन रहा है ये। तो यहाँ पर ये है पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री, और ये कैसा है? इट इज इन्वर्टेड पिरामिड। ये इन्वर्टेड पिरामिड है। ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि इस तरह के इकोसिस्टम में जो आपका प्रोड्यूसर है उनका नंबर प्राइमरी कंज्यूमर से कम रहेगा, और प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर सेकेंडरी कंज्यूमर से कम रहेगा। तो ये आपका इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है लैंड इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है, ट्री को यदि देखोगे तो ट्री तो पेड़ तो एक है, उस पेड़ के ऊपर बर्ड्स कई सारे रह रहे हैं, कंज्यूमर ज्यादा हैं, और उसके ऊपर पैरासाइट बर्ड से भी ज्यादा हैं। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी कि जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रासलैंड की या ट्री की बात करें, ग्रासलैंड में तो हमें जो नंबर का पिरामिड है वो स्ट्रेट मिलेगा। यदि हम ट्री की बात करेंगे तो इसमें हमें नंबर का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर में आपको एक्सेप्शन केस ट्री वाला याद रखना है, ट्री वाला आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पिरामिड की बात करेंगे। इसको रब कर देते हैं और समझते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। सेकंड पिरामिड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी को तो अभी हम एनर्जी फ्लो में भी पढ़ के आए हैं, तो ये तो बहुत सिंपल रहेगा। जो एनर्जी का पिरामिड है ये क्या बताता है? ये एक्सप्लेन करता है दी एनर्जी कंटेंट जो अवेलेबल है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। तो इट एक्सप्लेन दी एनर्जी कंटेंट अवेलेबल ऑन ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी कंटेंट अवेलेबल है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पिरामिड। और ये कैसा होगा?
जिसके लिए आप बात याद रखेंगे, चाहे ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में दिखे, चाहे लैंड पे दिखे, कहीं भी दिखे, ये हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। तो इट इज ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा अपराइट रहेगा। ठीक है, कैसे? तो कुछ इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी, प्रोड्यूसर के पास होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं। प्रोड्यूसर के बाद एनर्जी किसको मिलती है, प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये होगा आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी देख लिया हमने, और पिरामिड ऑफ हमने देख लिया नंबर। अब हमारे पास रह जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कुछ ऐसी एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे जिनसे हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, जिसमें हमारे पास आएगा वेस्ट, जैसे सॉलिड वेस्ट हो गया। इसके अलावा कुछ हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से जो हमारा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ये हमारा बस एक क्लास का चैप्टर रह गया है, तो अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़ के रखें, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।